चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल या जिसको अपन क्या बोलते हैं, हृदय चक्र। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र क्या होता है, एक हृदय स्पंदन में होने वाले घटनाक्रम, ठीक है, प्रत्येक हृदय स्पंदन में जो घटनाक्रम होते हैं उन घटनाक्रमों को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एक हृदय चक्र इज इक्वल टू एक हृदय स्पंदन, दोनों बराबर एक हृदय चक्र बोल रहे हैं या एक कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड में। तो एक मिनट में कितनी होगी कार्डियक साइकिल भाई, एक मिनट में बोलो कितनी होगी, 65.8, लगभग 72-75 के आसपास। और इतने ही हृदय स्पंदन होते हैं भाई, क्योंकि एक हृदय स्पंदन के घटनाक्रम को तो हम हृदय चक्र कह रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसमें अपन समय वितरण की बात करते हैं कार्डियक साइकिल में। तो देखिए इसमें कार्डियक साइकिल में हृदय में कौन कौन से घटनाक्रम होंगे एक हृदय स्पंदन में, ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो देखो हृदय में क्या होगा, आलिंद, क्या आलिंद संकुचन होगा, सिस्टोल होगा, आलिंद का शिथिलन होगा, डायस्टोल होगा, निलय संकुचन होगा, सिस्टोल होगा, और निलय का शिथिलन होगा, डायस्टोल होगा। ठीक है, संकुचन मतलब सिस्टोल, शिथिलन मतलब डायस्टोल। अब आलिंद का संकुचन 0.1 सेकंड का होता है, शिथिलन 0.7 सेकंड का होता है, निलय का संकुचन 0.3 सेकंड का, शिथिलन 0.5 सेकंड का। ये चारों घटनाक्रम एक हृदय चक्र में होते हैं, ये चारों घटनाक्रम एक हृदय चक्र में होते हैं, मतलब एक हृदय स्पंदन में होते हैं, जो भी बोला। अब हम बोल रहे हैं कि ये भाई एक हृदय स्पंदन है, तो इसका समय कितना होना चाहिए, 0.8 सेकंड में ये सभी घटनाक्रम पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम एक हृदय चक्र में हो रहे हैं। तो कितने समय में पूरा होना चाहिए, 0.8 सेकंड में इनको पूरा होना चाहिए। यही बात कर रहे हैं ना। तो अब लेकिन अपन इसे अलग अलग देखें तो ये तो 0.8 से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो भाई ये 0.8 में पूरे कैसे होते हैं, अपन इसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए अपन दो सर्कल बनाते हैं, दो गोले बनाते हैं, अंदर वाला आलिंद के लिए और बाहर वाला निलय के लिए। अंदर वाला आलिंद के घटनाक्रम को दिखाने के लिए और बाहर वाला निलय के घटनाक्रम को दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो अपन इसको 8 भागों में विभाजित कर लेते हैं। भाई 8 भागों में विभाजित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हृदय चक्र जो होता है 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, इसलिए अपन ने इसको 8 भागों में विभाजित कर लिया। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। हमने कितने भागों में विभाजित कर लिया इसको, 8 भागों में हमने इसको विभाजित कर लिया। अब अंदर का सर्कल अपन ने जो बनाया है वो आलिंद के लिए बनाया। तो आलिंद का संकुचन देखो कितना है, 0.1 सेकंड। तो इसको एक को डाल कर देते हैं ना, 0.1 सेकंड है ना, तो ये 0.1 सेकंड आलिंद का संकुचन हो गया। कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 क्या हो गया, आलिंद का शिथिलन हो गया या डायस्टोल हो गया। ठीक है, अब निलय का संकुचन। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आलिंद और निलय कभी भी एक साथ संकुचन नहीं करते। ठीक है ना, पहले आलिंद का होगा फिर निलय का होगा, दोनों कभी भी साथ में संकुचन नहीं करते। साथ में शिथिलन जरूर हो सकता है, डायस्टोल जरूर हो सकता है, लेकिन साथ में दोनों का संकुचन कभी भी नहीं होता। ये वाला पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर देखो निलय का संकुचन 0.3 सेकंड का है, निलय सिस्टोल 0.3 सेकंड का है। तो 0.3 यहाँ से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का संकुचन साथ में नहीं होगा, दोनों का सिस्टोल साथ में नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें 0.1, 0.2 और ये 0.3। कितना बचा, 1 2 3 4 5। ये 0.5 क्या हो गया, निलय का डायस्टोल हो गया, शिथिलन हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो चारों ही घटनाक्रम कितने समय में पूरे हो गए, ये चारों ही घटनाक्रम जो है 0.8 सेकंड में, 0.8 सेकंड में पूरे हो गए। ठीक है, अब इसमें वो समय देखने जब आलिंद और निलय दोनों ही डायस्टोल कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही शिथिलन हो रहा है, ऐसा समय कौन सा है, यहाँ पर देखो एक सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल, यहाँ देखो दोनों डायस्टोल, यहाँ भी दोनों डायस्टोल, यहाँ भी दोनों डायस्टोल, यहाँ भी दोनों डायस्टोल। तो कितना समय ऐसा है जब आलिंद और निलय दोनों ही डायस्टोलिक कंडीशन में है, उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, संयुक्त डायस्टोल, संयुक्त या जॉइंट डायस्टोल। भाई जॉइंट डायस्टोल कितना होगा, आप देखिए जॉइंट डायस्टोल होगा 1 2 3 4, 0.4 सेकंड का। जॉइंट डायस्टोल कितना होगा, 0.4 सेकंड का जो डायस्टोल है वो कैसा होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हृदय चक्र में ये सारे घटनाक्रम सम्मिलित होते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर हार्ट साउंड की, हार्ट साउंड या हृदय ध्वनि। देखिए बात करते हैं हार्ट साउंड हृदय ध्वनि के बारे में। तो हार्ट साउंड किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड सुनने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप की सहायता से मुख्य रूप से दो हार्ट साउंड सुनाए जाते हैं। प्रथम ध्वनि जिसको अपन कहते हैं लब, द्वितीय ध्वनि जिसको अपन कहते हैं डब या डब भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये दो हार्ट साउंड जो है स्टेथोस्कोप से सुनाई देते हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब। आप स्टेथोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से जो है वो कंटीन्यूअसली ये साउंड चलता रहता है। अब इन दोनों ध्वनियों में अंतर क्या है और ये किसके कारण से आती है। तो प्रथम ध्वनि जो होती है ये थोड़ा सा धीमा होता है, डल होता है, पर लंबे समयांतराल के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। जबकि द्वितीय ध्वनि जो होती है वो तीव्र होती है, लेकिन कम समय के लिए होती है, कम समयांतराल के लिए होती है। भाई प्रथम साउंड कब आता है, प्रथम साउंड एक्चुअली जो अपन हार्ट पढ़ते हैं जब, तो प्रथम ध्वनि इन दोनों वाल्व के बंद होने की ध्वनि है। ये कौन से कपाट होते हैं, कस्पिड कपाट के बंद होने की, कस्पिड कपाट के बंद होने की ध्वनि है लब। ठीक है, जिसमें कस्पिड कपाट बंद होते हैं। भाई कस्पिड कपाट बंद कब होंगे, कस्पिड कपाट बंद जब होंगे जब वेंट्रिकल या निलय सिस्टोल प्रारंभ करेंगे। जैसे ही निलय सिस्टोल या संकुचन प्रारंभ करेंगे तो रक्त ऊपर भी जा सकता है, उसको रोकने के लिए ये कस्पिड कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये ध्वनि कब आती है, ये ध्वनि आती है निलय सिस्टोल या संकुचन के प्रारंभ, निलय सिस्टोल के प्रारंभ में ये ध्वनि आती है। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लब कहते हैं। द्वितीय ध्वनि की बात करें, चलिए द्वितीय ध्वनि की बात करें तो ये जो होती है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने की ध्वनि। ये ध्वनि जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने की, अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पर होते हैं भाई, ये महाधमनियों में होते हैं ना, फुफ्फुसी महाधमनी, देहिक महाधमनी, इनके चित्र पर होते हैं। तो होता क्या, ये कपाट जैसे ही निलय का डायस्टोल प्रारंभ होता है, शिथिलन प्रारंभ होता है, तो रक्त वापस ना आ जाए यहाँ पर, इसको रोकने के लिए ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये कपाट कब होंगे, ये ध्वनि जो आएगी वो निलय डायस्टोल के प्रारंभ में, ये ध्वनि जो होगी वो कब आती है, निलय डायस्टोल के प्रारंभ में आती है। ठीक है, अपन इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। लब
इस ग्राफ से देखिए आपको समझ में आएगा। ये जो है समय है, टाइम है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है वो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ध्वनि ज्यादा समय के लिए है, तीव्रता कम है, वो तो कौन सी होगी? लब। जो कम समय के लिए है लेकिन तीव्रता ज्यादा है, वो कौन सी होगी? डब। लब, ये होगी डब या डब जो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ये निलय संकुचन के प्रारंभ पे आई होगी और ये निलय शिथिलन के, ये संकुचन के प्रारंभ पे आई होगी, ये निलय के शिथिलन के प्रारंभ पे आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या चल रहा है? यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा है, संकुचन चल रहा है। और यहाँ पर ये निलय संकुचन के प्रारंभ पे आई होगी, यहाँ से शुरू होगा डायस्टोल, वेंट्रिकल का शिथिलन या जिसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। यहाँ तक डायस्टोल होगा, फिर यहाँ से संकुचन प्रारंभ हुआ होगा, फिर यहाँ से शिथिलन प्रारंभ हुआ होगा। तो इस तरह के ग्राफ से अपन यहाँ पर लब और डब को समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ईसीजी के बारे में। आते हैं ईसीजी। भाई ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक्चुअली क्या है? जो इसकी मशीन होती है ईसीजी की, जो मशीन होती है जिसमें ईसीजी किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और जो मशीन के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन के आता है रिबन के जैसा, ठीक है। वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो मशीन क्या है? मशीन ग्राफ है, ध्यान रखना। मशीन क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो एक्चुअली है क्या ईसीजी? ईसीजी में एक्चुअली हम यहाँ पर जो है हृदय की वैद्युत गतिविधि का ग्राफ के रूप में निरूपण, ग्राफीय निरूपण है बेसिकली। हम हृदय की जो वैद्युत गतिविधि चल रही है, भाई वैद्युत गतिविधि क्या चल रही है? हृदय में कोई करंट तो है नहीं, लेकिन जो आवेग है ना, आवेग आपको पता होगा कि वो धन आवेश ऋण आवेश के एक्सचेंज के कारण, विनिमय के कारण होते हैं। तो आवेग में क्या होता है? वोल्टेज का परिवर्तन होता है। तो वही हृदय की वैद्युत गतिविधि है। तो हृदय की वैद्युत गतिविधि जो होती है उनका ग्राफ के रूप में उसका निरूपण करना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ईसीजी, ठीक है। अब यहाँ पर ईसीजी में कई सारे वेव्स, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, नॉर्मल ईसीजी जो करते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। हृदय की वैद्युत गतिविधियों को देखने के लिए 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, दोनों कलाइयों में और बाईं एड़ी में, दोनों कलाई और बाईं एड़ी में, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रोड ये लगाए जाते हैं जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसमें। हालांकि ईसीजी कई तरह की होती है, कई तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड की संख्या अलग-अलग होती है, लेकिन नॉर्मल ईसीजी की अपन बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अब ईसीजी में अपन पॉइंट्स देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये एक ईसीजी अपन इस तरीके से होता है। इसमें पी, क्यू, आर, एस और टी, पी, क्यू, आर, एस और टी, इस तरह से वेव कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, मूवीज में देखा होगा, रियल में नहीं देखा है तो ये एक बॉक्स होता है, उसमें इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए पहले तो अपन बात करें पी की, पहले अपन बात करते हैं पी पॉइंट की। देखिए पी बिंदु की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट, पी बिंदु। पी बिंदु किस बात को प्रदर्शित करता है? ऐसे नोड से आवेगों की उत्पत्ति। जितनी भी बार ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होगा उस समय क्या बनेगा? पी बनेगा। यहाँ ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हुआ, यहाँ पर ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हुआ, तो वो पी पॉइंट बना, पी बिंदु बना। पी वेव की बात करें, पी तरंग, पी तरंग का मतलब है पी से क्यू तक, पी तरंग पी से क्यू तक। ये किस बात को प्रदर्शित करती है? देखिए पी तरंग इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर जैसे ये ऐसे नोड था तो आवेग ऐसे नोड से ए बी नोड में आया, आवेगों का संवहन ऐसे नोड से ए बी नोड तक, ये हमको पी वेव से पता चलता है। ये पी वेव इस बात को इंडिकेट करती है, ठीक है। मतलब आवेग जब यहाँ से यहाँ आएगा उसी समय आलिंद का क्या हो जाएगा? उसी समय आलिंद में आवेग जाएगा। भाई आवेग जब ऐसे नोड से ए बी नोड में आ रहा है इसका मतलब उसी समय क्या हो रहा है? आलिंद में आवेग फैल रहा है, आलिंद में आवेग जा रहा है। तो आलिंद में आवेग जा रहा है मतलब आलिंद का क्या हो रहा है? विध्रुवण, ठीक है। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये जो है आलिंद का विध्रुवण, आलिंद का विध्रुवण, ठीक है। विध्रुवण मतलब आलिंद में आवेगों का संवहन हो रहा है। या आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या जो तंत्रिका समन्वय है वहां पे पढ़ते हैं विध्रुवण। विध्रुवण का मतलब क्या है? कि आवेगों का संवहन हो रहा है आलिंद में। और आलिंद में जब आवेग आएगा तो आलिंद का संकुचन भी होगा, आलिंद का सिस्टोल भी होगा। तो तीसरी बात ये किस बात को इंडिकेट करता है? किस बात को रिप्रेजेंट करता है? आलिंद सिस्टोल को। मतलब पी वेव जो होती है वो आलिंद के विध्रुवण को, आलिंद के संकुचन को और आवेगों का संवहन ऐसे नोड से ए बी नोड तक, तो इन बातों को प्रदर्शित करती है पी वेव। अब अपन बात करते हैं क्यू आर एस की। क्यू आर एस की बात करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर जब क्यू आर एस मतलब निलय में आवेग पहुंच चुका है। क्यू आर एस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि निलय में आवेग आ गया है, मतलब निलय का क्या हो गया? विध्रुवण, निलय का विध्रुवण। जब निलय का विध्रुवण होगा तो निलय क्या करेगा? संकुचन करेगा, सिस्टोल करेगा, तो निलय का सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूआरएस रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें टी वेव की, टी तरंग। टी तरंग निलय का पुनर्ध्रुवण। निलय का पुनर्ध्रुवण का मतलब क्या है? पुनर्ध्रुवण का मतलब उसकी अपनी पुरानी वास्तविक अवस्था में वापस आना, पुनर्ध्रुवण। पुनर्ध्रुवण मतलब निलय का वापस से क्या होगा? शिथिलन होगा, निलय का शिथिलन, डायस्टोल कह सकते हैं, शिथिलन या डायस्टोल। ये टी वेव, टी तरंग जो है इस बात को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हार्ट बीट हो गई, ये दूसरी हार्ट बीट हो गई, ठीक है। और हार्ट बीट को जब काउंट करना होता है मशीन में तो वहां पर क्यूआरएस का प्रयोग किया जाता है। हार्ट बीट या हृदय स्पंदन को काउंट करने के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट किया जाता है, क्योंकि इसको काउंट करना सबसे आसान होता है ईसीजी में और ये आसानी से दिखाई दे जाता है। भाई अभी तो रुका हुआ है तो आपको हर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। जब ये तेजी से चलता रहता है तो पी और टी जो होते हैं कई बार हमको काउंट करने में नहीं आते, गिनने में नहीं आते, हमसे मिस हो जाते हैं। तो हृदय स्पंदन को अगर काउंट करना हो तो हम किसके काउंट कर लेते हैं? तो हम काउंट कर लेते हैं क्यूआरएस को, जो कि हमें आसानी से वहां पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो ये ईसीजी के बारे में था, ईसीजी के डिफरेंट पॉइंट्स थे और वो पॉइंट्स किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन बातों को इंडिकेट करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें ईसीजी से रिलेटेड कुछ अपन एब्नॉर्मलिटी, असामान्यताओं की बात करते हैं। एब्नॉर्मलिटीज इन ईसीजी, तो कुछ 3-4 पॉइंट बता रहा हूं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो यह है कि पी वेव बड़ी हो जाए मतलब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे टाइम है और यहाँ पर वोल्टेज होता है, ठीक है ना, इस एक्सिस पे वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पी वेव की लंबाई बढ़ जाए, मतलब टाइम बढ़ जाए। पी वेव या पी तरंग क्या हो गई? बढ़ गई। ये किस बात को इंडिकेट करती है? ये जो है ये आलिंद का आकार बढ़ना। जब आलिंद का आकार बढ़ता है कब ऐसा होता है? और आलिंद का आकार कब बढ़ता है? रूमेटिक फीवर में,
एक एग्जांपल इसका न्यूमेटिक फीवर होता है, उसमें आलिंद में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रदाशोध क्रिया होती है जिससे आलिंद का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें पी वेव भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो ईसीजी का जो पूरा कोर्स किया जाता है उसमें आती है। अभी तो आप ये ध्यान रखो कि हाँ ऐसा होता है, बस 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, उनको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें अपन QRS। QRS का बढ़ना, ठीक है, QRS में क्या होता है बेसिकली, इसकी लंबाई बढ़ जाती है ना, सामान्य वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पे चला जाता है, ये सामान्य से कम वोल्टेज पे आ जाता है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और QRS कॉम्प्लेक्स अगर बढ़ जाए तो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक जिसको अपन कहते हैं, हृदयघात कहते हैं, हार्ट अटैक, उसका संकेत होता है। उस समय ये ऐसा होता है। ठीक है, एसटी का ऊपर उठना, एसटी का ऊपर उठना मतलब कि एसटी जो है वो ऊपर आ जाए, सामान्य वोल्टेज से ऊपर बने। ठीक है, इस तरह से एसटी ऊपर उठ जाए तो ये भी किस बात को इंडिकेट करता है, वही एमआई, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। एसटी का नीचे जाना, एसटी सामान्य वोल्टेज से नीचे बने, अगर इधर से नीचे बने, इस तरह से बने। ठीक है, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन की कमी, हृदय में, हृदय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी। तो हृदय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एसटी नीचे आ जाएगा, और साथ ही साथ हृदय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो टी भी चपटा हो जाता है। ठीक है, तो जनरली ओल्ड एज में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी का चपटा होना, टी चपटा होना, ये भी हृदय में ऑक्सीजन की कमी, मतलब हृदय में देखो कहने का मतलब क्या है, हृदय में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एसटी नीचे आएगा और टी चपटा हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होगा तो एसटी ऊपर जाएगा और QRS कॉम्प्लेक्स की जो लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर हृदय का आलिंद का आकार बढ़ेगा तो PQ के बीच की लंबाई बढ़ जाएगी। ये 3 बातें याद रखो। ठीक है, कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा, और आलिंद का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा। बस ये 3 बातें मिली आपको याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इतना याद रखना है आपको ईसीजी के बारे में। चलिए इसके बाद अपन ईसीजी के बाद बात करते हैं हृदय से रिलेटेड कुछ वॉल्यूम्स आयतन की। पहला आयतन मैं आपको बता रहा हूं, EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। EDV का मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये देखना, जो भी आयतन अपन पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो एक निलय के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरे का आयतन भी उतना ही होगा, लेकिन हम दोनों का जोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये जो आयतन बात कर रहे हैं ये आयतन प्रत्येक निलय के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि EDV का मतलब क्या है, प्रत्येक निलय के डायस्टोल के अंत पर, एंड डायस्टोलिक है ना, प्रत्येक निलय के डायस्टोल के अंत पर उसमें जितना रक्त होगा वो EDV कहलाएगा। ठीक है, तो EDV क्या है, प्रत्येक निलय के डायस्टोल के अंत पर, डायस्टोल मतलब उसका शिथिलन, उसके अंत पर जितना भी आयतन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और प्रत्येक निलय के डायस्टोल के अंत पर कितना आयतन होता है भाई, वो आयतन होता है लगभग 120 ml। प्रत्येक निलय में 120 मिलीलीटर रक्त होता है जब वो पूरी तरह से फैल जाता है, मतलब पूरी तरह से शिथिलन की अवस्था में होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं ESV या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ESV या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, भाई एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, प्रत्येक निलय का जब सिस्टोल हुआ, संकुचन हुआ, तो उसने रक्त तो पंप कर दिया कहां, महाधमनियों में। भाई जब संकुचन हुआ तो रक्त यहां से भी निकल गया, महाधमनी में यहां से भी निकल गया, लेकिन संकुचन के अंत पर भी कुछ रक्त बच जाता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं ESV। ठीक है, वो रक्त क्या कहलाएगा, वो रक्त कहलाएगा ESV। प्रत्येक निलय के संकुचन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल के अंत पर जो भी रक्त का आयतन है उसको हम ESV कहते हैं। कितना बच जाता है भाई, तो ये बच जाता है 50 ml बच जाता है, मतलब 120 ml था और 50 ml बच गया, तो पंप कितना किया, पंप किया 70 ml, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक आयतन जिसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, प्रत्येक निलय द्वारा एक बार में पंप की गई रक्त की मात्रा। ठीक है, एक बार में कितना पंप करता है उसकी मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं E एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, 120 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 70 ml होता है। एक बार में जो रक्त पंप करता है, एक निलय जो रक्त पंप करता है वो रक्त कितना होता है, वो रक्त 70 ml होता है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट में एक निलय जो रक्त पंप करता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, CO, या क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। भाई कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है प्रत्येक निलय द्वारा एक मिनट में पंप की गई रक्त की मात्रा। भाई एक मिनट में प्रत्येक निलय ने कितना रक्त पंप किया है। तो अब बात करें एक बार में कितना किया है, पहले तो ये बात करें एक बार में कितना किया है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किया है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में, एक मिनट में कितना किया है, तो एक मिनट में निकालना है तो क्या करें, हृदय स्पंदन प्रति मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हृदय स्पंदन प्रति मिनट 72, कितना आ जाएगा, ये लगभग 5000 के आसपास आएगा, लगभग 5000 ml या 5 लीटर, यही आएगा ना। मतलब प्रत्येक निलय एक मिनट में कितना रक्त पंप कर देता है, 5 लीटर के आसपास रक्त पंप कर देता है प्रत्येक निलय। मतलब निलय से होकर, प्रत्येक निलय से होकर एक मिनट में 5 लीटर रक्त जो है वो गुजर जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट या हृदय निकासी कहा जाता है। इसी कार्डियक आउटपुट को क्या बोलते हैं, हृदय निकासी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित कुछ आयतन थे कि निलय जब डायस्टोल था, पूरी तरह से शिथिलन था, तो कितना रक्त था, 120 ml। संकुचन किया उसके बाद कितना बच गया, 50 ml। तो एक संकुचन में उसने कितना रक्त पंप कर दिया, 70 ml। ठीक है, और एक बार में 70 ml किया, मतलब एक मिनट में कितना किया है, 5 लीटर या 5000 ml। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ हृदय क्रियाविधि या हृदय की जो गति होती है उसका नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं हृदय गति का बढ़ना, हृदय स्पंदन या हृदय स्पंदन दर या हृदय की जो रिदम होती है, हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन दर होती है, उसका बढ़ना, उसके बढ़ने को हम कहते हैं टेकीकार्डिया। बढ़ना क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। और कौन कौन जो है टेकीकार्डिया कर सकता है, तो एक तो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं अपन, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। दूसरा एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, ये हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। नॉर एड्रेनालिन,
या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ये भी हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। कैल्शियम आयन हृदय स्पंदन को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर या ताप जो होता है वो हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। होता है जब बुखार होता है तो हृदय स्पंदन की दर होती है ना, तो वो ताप की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या करता है, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। अच्छा, हृदय स्पंदन का कम होना, हृदय स्पंदन दर का कम होना मतलब ब्रेडिकार्डिया। कम होने का मतलब क्या है, ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया कौन कौन कर सकता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो ब्रेडिकार्डिया कर सकता है। साथ ही साथ जो है एसिटाइलकोलिन हृदय स्पंदन दर को कम करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में 10th नंबर की नंबर याद रखना, वेगस, ये हृदय स्पंदन को कम करती है। नंबर कौन सा होता है इसका, 10th नंबर की नंबर होती है वेगस। ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब क्या करते हैं, हृदय स्पंदन जो दर होती है उस दर को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हृदय की क्रियाविधि का नियंत्रण। अच्छा चलिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो फुफ्फुसी हृदय होता है और देहिक हृदय होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये हृदय में कितने कक्ष हो गए, हृदय में हमारे 4 कक्ष हो गए। ठीक है ना, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, राइट साइड में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये जो दायां भाग है हृदय का, जो दायां भाग है, इस दाएं भाग को हम कहते हैं फुफ्फुसी हृदय। ये हृदय कौन सा कहलाता है, फुफ्फुसी हृदय, जो कि रक्त को कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। ये वाला भाग जो है रक्त को फेफड़ों में भेजता है ना, और कौन से रक्त को भेजता है, डीऑक्सीजनिक रक्त को, इसको हम फुफ्फुसी हृदय कहते हैं। रक्त हृदय का जो दायां भाग होता है, बायां भाग में कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड, और ये रक्त को कहाँ भेजता है, शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसको हम कहते हैं देहिक हृदय, सिस्टमिक हार्ट या देहिक हृदय कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फुफ्फुसी हृदय और देहिक हृदय के बारे में। अब हम बात करेंगे फुफ्फुसीय परिसंचरण और देहिक परिसंचरण के बारे में। ध्यान देना, ये फुफ्फुसी हृदय और देहिक हृदय थे, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फुफ्फुसीय परिसंचरण और देहिक परिसंचरण की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं अपन कि रक्त कैसे कहां से क्या आ रहा है। तो हम कहते हैं कि राइट एट्रिया में जो रक्त होगा, अब आप ये देखिए, राइट एट्रिया में जो रक्त होगा वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रिया का रक्त राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है ना, यहां जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, बोलो, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये ब्लड कैसा है, सारा डीऑक्सीजनेटेड है, ये सारा ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स से जब गैसों का विनिमय होगा तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड होकर कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा। चलो, लेफ्ट एट्रिया में आ गया। लेफ्ट एट्रिया से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ये ब्लड कैसा था, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड था। ये ब्लड कैसा था, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड था। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। ठीक है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रिया में आ जाएगा। इसी तरह से पूरा परिसंचरण चल रहा है हमारा। ठीक है ना, जिसको अपन बंद परिसंचरण भी कहते हैं। बंद परिसंचरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्त कहीं भी जो है रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं निकलता, इसलिए अपन इसको बंद परिसंचरण भी कहते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर रक्त जो है वो कंटिन्यूअसली एक से दूसरे में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए, अब हम बात किसकी कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि अब हम आपको देहिक परिसंचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में बता रहे हैं। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या होगा, फुफ्फुसीय परिसंचरण का मतलब है कि हृदय के जिस भाग से रक्त फेफड़ों में गया और फेफड़ों से जिस भाग में आया, हृदय के राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों में गया और फेफड़ों से लेफ्ट एट्रिया में आया, तो ये फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाएगा। ठीक है, फेफड़ों में जिस भाग से रक्त गया और फेफड़ों से रक्त जिस भाग में आया वो फुफ्फुसीय परिसंचरण है। तो फेफड़ों में रक्त किस भाग से गया, राइट वेंट्रिकल से गया। भाई राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से कहां आया, लेफ्ट एट्रिया में। इस परिसंचरण को हम कहते हैं, ये जो परिसंचरण आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है, दूसरा हम बात करें देहिक परिसंचरण की। भाई देहिक परिसंचरण क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जहां से रक्त गया, कहां से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया शरीर के विभिन्न भागों में, और शरीर के विभिन्न भागों का रक्त जिस भाग में आया, किस भाग में आया, राइट एट्रिया में। तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त कहां से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया शरीर के विभिन्न भागों में, और शरीर के विभिन्न भागों से रक्त कहां आया, राइट एट्रिया में आया। तो ये किस में आते हैं, ये देहिक परिसंचरण में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया किसका भाग है, देहिक परिसंचरण का भाग है। बात समझ में आ रही है, मतलब देहिक हृदय और फुफ्फुसी हृदय तो सिंपल है, राइट साइड का हृदय फुफ्फुसी हृदय, लेफ्ट साइड का हृदय देहिक हृदय। अब लेकिन परिसंचरण अलग है। फुफ्फुसी परिसंचरण और देहिक परिसंचरण की बात करें तो फुफ्फुसी परिसंचरण वो परिसंचरण है जहां से कि जिस भाग से रक्त फेफड़ों में आया और फेफड़ों से जहां गया वो फुफ्फुसी परिसंचरण है। देहिक परिसंचरण की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों में जहां से आया और शरीर के विभिन्न भागों से जहां गया वो देहिक परिसंचरण होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, फुफ्फुसी हृदय देहिक हृदय और फुफ्फुसी परिसंचरण और देहिक परिसंचरण में।